डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो चैप्टर है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बहुत आसान चैप्टर है। अगर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज भी करना हो तो 15 मिनट से ऊपर का ये चैप्टर नहीं है। तो आज की क्लास के अंदर हम ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से करेंगे, इसके PYQs करेंगे, इसकी वेटेज की अगर मैं बात करूं, ये लो कितना जल्दी हो गया बताओ, 10 मिनट भी नहीं लगे। 6 नंबर का क्वेश्चन मेरे को समझाने में नहीं लगे, तो मैं करने में तो बताओ क्या लगेंगे, आपको सिर्फ एक फॉर्मेट एक्स्ट्रा बनाना होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट इससे बदलने नहीं वाला, सिर्फ एक ये जनरल एंट्री ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है किसमें क्या अमाउंट आता है और आप हर क्वेश्चन रियलाइजेशन एक्सपेंस का ठीक करने वाले हो। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है डे 8 ऑफ अपना 100% देंगे। आई होप यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज और आपको बहुत बहुत मजा आ रहा होगा। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो अब तक हम लोग दो बुक्स खत्म कर चुके हैं आउट ऑफ 3। हम उसके 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं एनालिसिस के, और इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर हम खत्म कर चुके हैं। इशू ऑफ शेयर्स आपको 2 वीडियोस में देखने को मिला है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप की बुक, और पीछे से शुरू कर रहे हैं। तो दिस इज द चैप्टर नंबर 1 जो हम करने वाले हैं पार्टनरशिप का, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो चैप्टर है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बहुत आसान चैप्टर है। अगर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज भी करना हो तो 15 मिनट से ऊपर का ये चैप्टर नहीं है। तो आज की क्लास के अंदर हम ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से करेंगे, इसके PYQs करेंगे, इसकी वेटेज की अगर मैं बात करूं कि डिसोल्यूशन की वेटेज क्या होती है, तो डिसोल्यूशन की वेटेज आपके सामने है। 1 या 2 MCQ देखने को मिलते हैं और 1 4 मार्कर या 6 मार्कर। 90% ऑफ द केसेस में वो 6 मार्कर होता है, 10% चांस होते हैं कि वो 4 मार्कर देखने को मिल जाएगा, बट जनरली वो आपको एक 6 मार्कर ही देखने को मिलेगा। कैसे करना है वो 6 मार्कर, क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं 6 मार्कर, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से आपको इलस्ट्रेशंस करने हैं, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस, मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट वाली वीडियो में भी बता चुका था, फिर से बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रियलाइजेशन अकाउंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री कम पूछा जाता है, एक जो MCQ आता है वो कई बार यहां से बन जाता है, और जो रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन आता है उसके अंदर 1 पॉइंट इसका जरूर होता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सो हम लोग पढ़ेंगे कैसे इस चैप्टर को, हम लोग क्या करेंगे, पहले MCQs करेंगे। MCQs क्यों करेंगे, MCQs करने का मेरा मोटिव जो है वो ये नहीं कि 1 नंबर पक्का करना, वो तो होगा ही, लेकिन हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे। तो जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने वो सारे MCQ इस तरीके से सिलेक्ट करे हैं आउट ऑफ PYQs, और ये सैंपल क्वेश्चन पेपर का आपके पास MCQ है, वो इस तरीके से सिलेक्ट करें ताकि सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज जरूर हो जाएं। फिर हम 3 6 मार्कर क्वेश्चंस करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, मैं आपको जो बुलेट पॉइंट्स है वो साथ साथ बताता चला जाऊंगा, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, आप उनको नोट डाउन जरूर करते रहना। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन मशीनरी अपीयर्स एट 10 लाख। मशीनरी दिख रही है आपको अपनी बुक्स में 10 लाख की, एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द मशीनरी दिख रहा है आपको 6 लाख का। दिस मशीन इज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ 5,40,000। एक क्रेडिटर लेकर चला गया 5,40,000 का एट 5% बिलो द नेट वैल्यू, एंड द बैलेंस अमाउंट ऑफ क्रेडिटर वाज पेड थ्रू द बैंक। बाकी हमने बैंक से उसको पे कर दिया। बाय व्हाट अमाउंट शुड द बैंक अकाउंट बी क्रेडिटेड फॉर दिस ट्रांजैक्शन। बैंक अकाउंट को कितने अमाउंट से आप क्रेडिट करोगे। तो बेसिकली जब भी एसेट्स या लाइबिलिटीज होती हैं वो ट्रांसफर हो जाती है जब रियलाइजेशन में। आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू ट्रांसफर एसेट्स, हाउ टू ट्रांसफर लाइबिलिटीज, हाउ टू रियलाइज एसेट्स, हाउ टू रियलाइज लाइबिलिटीज। अब जुड़े रहना, मैं भी आपको सारा कुछ सिखाऊंगा और एक ही फॉर्मेट में हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन इसका देखते हैं, तो इसमें कहते हैं कि द मशीन इज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर लेकर चला गया, 5,40,000 का क्रेडिटर था। ये तो बहुत सिंपल सवाल है। तो 5,40,000 का एक क्रेडिटर था, वो एक मशीन लेकर चला गया 5% बिलो द नेट वैल्यू। मशीन की वैल्यू कितनी है, 10 लाख उसकी वैल्यू थी, और 6 लाख का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो नेट वैल्यू कितनी हुई, 10 लाख माइनस 6 लाख। तो नेट वैल्यू ऑफ मशीन है भैया मेरे पास, नेट वैल्यू ऑफ मशीन है मेरे पास, नेट वैल्यू ऑफ मशीन हो जाएगी जी 4 लाख की। ठीक है, 4 लाख की नेट वैल्यू हो गई। 5% बिलो पे ले गया तो मैं माइनस कर दूंगा 5%। तो 5% ऑफ 4 लाख कितना होगा, 10% ऑफ 4 लाख 40,000 होगा, तो 5% उसका आधा होगा तो 20,000। तो आप 20,000 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 3,80,000। ठीक है जी। तो बेसिकली वो 5,40,000 का क्रेडिटर था, 380 की तो वो मशीन ले गया, बाकी आप उसको बैंक से दे दोगे। तो बाकी बचा कितना, 540 में से 380 आप माइनस कर दो, 0 0 0 0, 414 में से 8 गया तो 6, 5 1 4 1 तो कैरी चला गया था, 4 माइनस ये 1,60,000। तो 1,60,000 मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा बैंक से। ठीक है, क्रेडिट मतलब मेरा बैंक अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। अगला देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? क्या क्या इनमें से चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगी? चलो जी, अब वो टाइम आ चुका है। मैंने बोला था मैं आपको सिखाऊंगा, तो मैं आपको वो सिखाना शुरू कर देता हूं जल्दी से। मैं पिछले पेज पे फॉर्मेट बनाता हूं अच्छे से। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आप कैसे ट्रांसफर करते हो? हाउ टू ट्रांसफर, क्या क्या चीजें आप ट्रांसफर करोगे और क्या क्या चीजें आप ट्रांसफर नहीं करोगे, इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। तो आप कैसे कैसे और क्या क्या चीजें आप ट्रांसफर करने वाले हो, देखो। हाउ टू ट्रांसफर, हम सबसे पहले देखते हैं एसेट्स के बारे में बात करते हैं कि एसेट्स जो होती हैं उनको हमने कैसे ट्रांसफर करना है। एसेट्स को हमने कैसे ट्रांसफर करना है, तो मैं ना हर बार बोलता हूं कि जब भी एसेट या लाइबिलिटी को देखते हो तो वो पहले तीन चीजें देख लिया करो। कौन सी तीन चीजें? जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हो रिटायरमेंट का, एडमिशन का, डेथ का, चेंज इन पीएसआर का, तो वहां पे हम पहले उन 6 आइटम्स को ट्रीट करते हैं। तो उनमें से 3 होती है एसेट की, तो पहले तो उन तीनों का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। वो 3 चीजें क्या होती हैं? एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है गुडविल। ठीक है, पहले तो इन तीनों में से देख लेते हैं कि क्या होगा, फिर बाकी एसेट्स की बाद में बात करते हैं। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस क्या होता है? पी एंड एल का डेबिट बैलेंस ये हो जाता है जी राइट ऑफ और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों ही। ये क्या हो जाते हैं? राइट ऑफ हो जाते हैं फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से आप इनको क्या कर दोगे? राइट ऑफ कर दोगे। मतलब आप एंट्री कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल का डेबिट बैलेंस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। गुडविल की बात करते हैं। गुडविल जो है इस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, आप इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। देखो रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, नाम से समझ आते हैं कि जहां पर आप सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइज करने वाले हो। तो बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट में हम सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं जो इस तरीके की है कि जिनके बदले में पैसा मिल सकता है। पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, ये भी एक खर्चा होता है, सिर्फ एक एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री की वजह से दिखता है, लेकिन ये कोई चीज नहीं होती। तो ये दोनों को हम राइट ऑफ कर देते हैं। ये बात समझ आई? इन 3 चीजों का ट्रीटमेंट समझ आया। बाकी की एसेट्स देखते हैं। मैं लिखता हूं डू नॉट ट्रांसफर, डू नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। कौन सी एसेट की आइटम्स ट्रांसफर नहीं होती है रियलाइजेशन के अंदर? अभी तक आपको पता चल चुकी होंगी 2 चीजें, तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू कहां जाती है? ये राइट ऑफ हो जाती है पार्टनर्स कैपिटल से। और देखो, और आता है हमारे पास पार्टनर्स लोन अकाउंट। कोई पार्टनर का लोन अकाउंट है, देखो वो एसेट साइड में कब होगा? एसेट साइड में होगा अगर हमने फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट है, तो वो ट्रांसफर नहीं होगा रियलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि उसका सेपरेट खाता बनेगा। कोई भी चीज जो रियलाइजेशन में नहीं जाती, या तो वो कहा जाती है कैपिटल अकाउंट में, या उसका सेपरेट खाता बनता है। जैसे कि पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश या फिर बैंक अकाउंट, ये भी एसेट साइड में दिखेगा, लेकिन ये ट्रांसफर नहीं होगा रियलाइजेशन में, क्योंकि इसका अलग से खाता बनेगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट, कई बार क्या होता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट दिया होता है एसेट साइड में, तब उसको भी आप ट्रांसफर नहीं करते हो, बल्कि उसको भी आप क्या करते हो? उसका सेपरेट खाता बनाते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने समझा कि पीएनएल का डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये दोनों राइट ऑफ होते हैं, तो रियलाइजेशन में नहीं जाते। गुडविल रियलाइजेशन में जाती है। कौन कौन सी ट्रांसफर नहीं करते हो? पार्टनर का लोन, कैश अकाउंट और हमारे पास पार्टनर का करंट अकाउंट। और देखते हैं, और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, debtors are transferred at debtors are transferred to realization at gross value। डेटर्स को आप ट्रांसफर करते हो रियलाइजेशन अकाउंट में, कैसे? ग्रॉस वैल्यू पे। सपोज आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है डेटर्स 1 लाख के हैं, माइनस 20,000 प्रोविजन और फिर 80,000 लिखा हुआ है, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेटर्स को 1 लाख का 1 लाख ही ट्रांसफर करोगे। डेटर्स को 1 लाख का 1 लाख ही ट्रांसफर करोगे, इस चीज का खास ध्यान रखना। बाकी जो भी बची, ऑल द रिमेनिंग बाकी जितनी भी एसेट्स हैं आर ट्रांसफर्ड, उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं
टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में एट बुक वैल्यू, एट उनकी बुक वैल्यू, जो भी बुक में वैल्यू दिख रही है उस पे आप इसको क्या कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो। तो हाउ टू ट्रांसफर एसेट समझ आया कि ट्रांसफर कैसे करनी है एसेट्स को, सिर्फ इतनी सी जगह देख के आप समझ सकते हो। अगली चीज देखते हैं, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके नोट्स बना लो, आगे चलते हैं। फिर आता है हमारे पास लायबिलिटीज, कि सर लायबिलिटीज को कैसे ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटीज को कैसे ट्रांसफर करते हैं। देखो जब आप लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हो तो फिर से आप लायबिलिटीज के अंदर जब ट्रांसफर कर रहे होगे तो हम लिखते हैं कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। लायबिलिटी की भी वो 3 आइटम्स होती हैं, वो कौन कौन सी 3 आइटम होती हैं, वो होती है जनरल रिजर्व, वो होती है जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, और तीसरी चीज होती है हमारे पास स्पेसिफिक रिजर्व्स, तीसरी चीज होती है हमारे पास स्पेसिफिक रिजर्व्स। जो जनरल रिजर्व और P&L का क्रेडिट बैलेंस होता है, इन दोनों को फिर से आप क्या कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो पार्टनर्स कैपिटल में। इन दोनों को आप क्या कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स कैपिटल। तो आप इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते हो, इनको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते हो, और जो भी आपके पास ये दोनों चीजें हैं ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाती हैं। बचा स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व के अंदर हमारे पास 2 चीजें आती हैं, एक आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसका क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं टिल द एक्सटेंट ऑफ क्लेम, टिल द एक्सटेंट या फिर अमाउंट of claim, and rest is distributed among partners। बाकी सारा क्या कर देते हो, आप पार्टनर्स के बीच में इसको बांट देते हो, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप इसको शो कर देते हो। क्या बोला मैंने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सपोज करो बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है आपको 50,000 का और आपको क्लेम दे रखा है 30,000 का, तो आप 30,000 तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे और बाकी 20,000 पार्टनरशिप कैपिटल में बांट दोगे। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, इसका क्या करते हो आप, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इफ इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन। अगर तो इन्वेस्टमेंट्स गिवन है एसेट साइड में, अगर तो इन्वेस्टमेंट्स गिवन है मेरे को एसेट साइड में, तब तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में। अदरवाइज वरना मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इसको, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को किसमें, अमंग पार्टनर्स के बीच में, वरना मैं इसको बांट दूंगा फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय IFR लिख के, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिख के। समझ आ रही है बात। तो फिर से देखें अगर हम, तो लायबिलिटीज के अंदर पहली 3 चीजें जनरल रिजर्व और P&L का क्रेडिट बैलेंस दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व का आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफिक रिजर्व का आपको ध्यान रखना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितने अमाउंट का रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट, जितने अमाउंट का क्लेम रियलाइज आपको मिलेगा, मान लो क्वेश्चन कहता है कि क्लेम है इतना, तो उतने क्लेम जितना अमाउंट तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा और बाकी क्या करोगे, पार्टनर्स में बांट दोगे। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर इन्वेस्टमेंट दे रखी है एसेट साइड में तब तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी की बात करते हैं। बाकी में फिर से मैं लिखता हूं डू नॉट ट्रांसफर, क्या क्या चीजें आप ट्रांसफर नहीं करोगे क्योंकि उनके सेपरेट खाते बनते हैं। क्या क्या ट्रांसफर नहीं करते हम, पहली चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रांसफर नहीं करोगे। दूसरी चीज पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंसेस को भी ट्रांसफर नहीं करोगे। और तीसरी चीज पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर आपने फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा जी, तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा जी। समझ आई मेरी बात। बाकी जो रह गई
ऑल द रिमेनिंग लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू, बाकी सबको बुक वैल्यू पे आप ट्रांसफर करोगे, दैट्स इट। हाँ, एक बात का ध्यान और रखना कि प्रोविजन भी ट्रांसफर होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी ट्रांसफर होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड। क्यों बोला? क्योंकि याद करो मैंने भी आपको बोला था जब डेटर्स एंड डेटर्स ग्रोस वैल्यू पे जाएंगे, अगर डेटर्स ग्रोस वैल्यू पे जाएंगे तो उसको उसके अगेंस्ट जो प्रोविजन है उसको हम अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो गया मेरे पास लायबिलिटी का ट्रीटमेंट। देखो ये जो मैंने आपको इतने सुंदर नोट्स बना के दिए हैं, ये सारे के सारे नोट्स आपको एज इट इज उतार लेने हैं। ट्रांसफर एसेट्स कैसे होंगी इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना, ये जो बातें लिखी हैं। लायबिलिटीज कैसे ट्रांसफर होंगी इनके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना, दैट्स इट। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू रियलाइज, अब इनको बेचा कैसे जाता है, जब एसेट्स को बेचा जाता है तब क्या करा जाता है, और जब लायबिलिटीज को बेचा जाता है तब कैसे बेचा जाता है। हाउ टू रियलाइज एसेट्स, हाउ टू रियलाइज लायबिलिटीज, हाउ टू रियलाइज का मतलब है बेचा कैसे जाता है। देखो एसेट को बेचने का बहुत सिंपल तरीका है, एसेट को बेचने का बहुत सिंपल तरीका है कि जितनी भी एसेट्स हैं, अगर तो देखो एसेट्स को किस रेट पे बेचोगे, बेसिकली हम देखते हैं कि एसेट किस रेट पे बिकेगी, तो हम कहते हैं कि एसेट्स आर रियलाइज्ड एज पर द इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसा वैसा कर दोगे। बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन किसी एसेट को लेकर साइलेंट है, अगर क्वेश्चन ने उसके बारे में नहीं बोला है, तब हम क्या करेंगे, तब ध्यान रखना, हम कहेंगे टेंजिबल एसेट्स आर रियलाइज्ड इन फुल। तो बेसिकली टेंजिबल एसेट जितने की है उतने की बिक कोई मान लेंगे, हम अपने आप से अजम्पशन कर लेंगे कि टेंजिबल एसेट जितने की है उतने की बिक गई है। और इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में हम क्या मानेंगे, इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में हम क्या मानेंगे कि इनटेंजिबल एसेट्स आर रियलाइज्ड इन जीरो, कि उनकी कोई भी वैल्यू नहीं मिली है। इसी तरीके से मैं लायबिलिटीज की बात करूं तो लायबिलिटीज के बारे में हम क्या कहते हैं कि अगर तो इंफॉर्मेशन दी गई हो, फिर से वही बात कि अगर क्वेश्चन ने बोल दिया तो हम कहेंगे कि एज पर द इंफॉर्मेशन, मतलब ये होता है कि क्वेश्चन ने कहा कि किसी क्रेडिटर को 10,000 देने थे तो आपने 5,000 दे दिया, आप मान जाओगे 5,000 दे दिए। वो कहे 10,000 देने थे आपने 15,000 दे दिया, आप मान जाओगे 15,000 दे दिए। तो एज पर इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन। बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन चुप है, क्वेश्चन नहीं बताता तुम्हें कि क्या करना है, फिर आप क्या बोलोगे, फिर आप बोलोगे ऑल लायबिलिटीज आर पेड इन फुल, सभी लायबिलिटीज को हमने पूरे पूरे पैसे दे दिए हैं। ठीक है, एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की पेमेंट नहीं होती, क्योंकि वो कुछ खर्चा नहीं है, कोई चीज नहीं है, वो एक तो प्रोविजन ही बना हुआ, दैट्स इट, तो उसकी पेमेंट नहीं होगी। बस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये जितना भी मैंने लिखा है, अगर ये सारा आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो, तो डिसोल्यूशन के रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आपका नंबर कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये सारा कुछ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलो, तो मैंने आपको क्या बताया, एसेट्स को कैसे ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले हमने वो सीखा कि सबसे पहले बात करो P&L डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, गुडविल के बारे में। फिर उसके बाद हमने कहा क्या क्या ट्रांसफर नहीं होगा, बाकी सारी अपनी बुक वैल्यू पे जाती हैं। लायबिलिटीज, इन तीन के बारे में बात करो। स्पेसिफिक रिजर्व का खासकर ध्यान रखना है कि WCR उतना ही ट्रांसफर होता है जितना क्लेम हो, बाकी सारा बढ़ जाता है। IFR अगर तो इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है फिर तो आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन में, अदरवाइज फिर से इसको भी पार्टनर्स में बांट दोगे। जो चीजें ट्रांसफर नहीं करनी वो ये लिखी हुई है। बेचोगे कैसे, एसेट्स, अगर एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कितने की बिकी तो आप वो मान लोगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बोलोगे टेंजिबल एसेट्स पूरे रेट में बिक गई और इनटेंजिबल एसेट जीरो पे बिक गई। लायबिलिटीज, एज पर द इंफॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कहोगे सारी की सारी लायबिलिटीज पूरे रेट पर बिक चुकी है। चलो अब जल्दी से सवाल करते हैं।
तो ये क्या था, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। प्रोविजन मैंने कहा था होता है, पार्टनर्स लोन नहीं होता, इसका अलग खाता बनता है। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाता है तो ये भी नहीं होता रियलाइजेशन में ट्रांसफर। गुडविल ट्रांसफर होती है। तो 1 and 4, ऑप्शन ए 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। Mahek and Ravish were partners in a firm. On dissolution of the firm, the loan given by Mahek to the firm was this. महक ने लोन दे रखा है, रविश ने लोन दे रखा है 15,000 का, एंड मिसेज रविश ने, मतलब रविश की वाइफ ने 10,000 का। फर्स्ट पेमेंट आप किसको करोगे? फर्स्ट पेमेंट हम करते हैं आउटसाइडर लाइबिलिटी को, फिर पार्टनर्स के लोन को, फिर उनकी कैपिटल को। तो पेमेंट स्ट्रक्चर क्या रहता है? जब एक बिजनेस बंद हो रहा है तो बिजनेस पेमेंट कैसे करता है? सबसे पहले तो आउटसाइडर्स को, उसके बाद पार्टनर्स के लोन को, और उसके बाद क्या करता है? कैपिटल ऑफ पार्टनर्स को, और फिर भी बच जाए तो पार्टनर्स की पीएसआर में बांट देता है। ठीक है, तो आउटसाइडर कौन है? मिसेज रविश, तो हम मिसेज रविश का लोन पहले चुकाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की डिसोल्यूशन के टाइम फर्नीचर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट वाज 2 लाख। फर्नीचर था 2 लाख का। 50% ऑफ द फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। आधा तो पार्टनर लेकर चला गया एट 65,000। ठीक है, एंड बैलेंस 50% वाज सोल्ड एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। बाकी का 50% बुक वैल्यू से 20% पे कम पे बेचा। द अमाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो बैंक में कितना पैसा आएगा? जो पार्टनर लेके जाता है ना कोई चीज, तो पार्टनर से हम कैश नहीं लेते। एक बिजनेस के अंदर अगर पार्टनर कुछ लेकर गया, पार्टनर से हमने पैसे लेने हैं, पार्टनर को पैसे देने हैं, तो हम उसकी कैपिटल अकाउंट का यूज करते हैं। मैंने पार्टनर से अगर पैसे लेने हैं तो मैं उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर दूंगा, मतलब डेबिट कर दूंगा। अगर उसको कुछ पैसे देने हैं तो उसकी कैपिटल को मैं क्रेडिट कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। तो यहां पर जो पार्टनर फर्नीचर लेकर गया तो वो तो कैश आएगा नहीं, लेकिन जो बैलेंस 50% वो सोल्ड एट 20% लेस पे, इसका आपको बैंक में मिलेगा। तो देखते हैं। तो उसने बोला था कि जो फर्नीचर है वो बैलेंस शीट में दिख रहा है 2 लाख का, 50% तो ले गया पार्टनर, किसी भी रेट पे लेके मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो पहले तो आप 1 लाख को हटा दो, बचा आपके पास 1 लाख। जो 1 लाख बचा वो मैंने बेच दिया 20% लेस पे, तो 20% हो गया इसका 20,000, तो 20,000 हटा दो, तो 80,000 मेरे पास बैंक में आएगा। तो 80,000 मेरे पास बैंक में आएगा। ये इस बात का खास ध्यान रखना कि पार्टनर तुम्हें कैश नहीं दे रहा है। अगला देखते हैं। On dissolution of partnership firm A, B and C की the accumulated profits were 40,000 will be transferred to which of the following। मैंने बताया था लाइबिलिटी साइड के जनरल रिजर्व और पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस पार्टनर से बढ़ते हैं। डब्ल्यूसीआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के बारे में मैंने अलग से समझाया था। तो ये क्या होगा? पार्टनर से बढ़ेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे ये चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। अगला देखते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द टोटल एसेट्स वर 6 लाख। टोटल एसेट थी 6 लाख की एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज थी 2,40,000 की। इफ द एसेट्स रियलाइज 7,20,000। एसेट से मेरे को मिले 7,20,000, कितने की भी थी कोई बात नहीं। अब देखते हैं। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 वर पेड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने 8,000 पे कर दिए। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन विल बी। प्रॉफिट लॉस कितना होगा रियलाइजेशन पे? देखो, छोटा सा एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। मैं अभी आपको रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट पूरा सिखाऊंगा अभी सही आगे। एक बार छोटा सा बना लेते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहां पे हम क्या क्या चीजें लिखेंगे? यहां पे हम लिखेंगे, देखो सबसे पहले आप एसेट्स ट्रांसफर करोगे। जितनी भी एसेट्स होती हैं वो डेबिट साइड ट्रांसफर होती है, लाइबिलिटीज इस साइड ट्रांसफर होती हैं। तो हम लिखेंगे 2 एसेट्स। तो बेसिकली जब तुमने एसेट्स ट्रांसफर करी कितने की है? 6 लाख की, और लाइबिलिटीज आप ट्रांसफर कर रहे हो 2,40,000 की। ठीक है, फिर उसके बाद उसने बोला एसेट्स रियलाइज 7,20,000। तो ये एसेट बिकी। जब एसेट बिकती है तो हम एंट्री पता है क्या करते हैं? हम एंट्री करते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज को हम एक नए खाते में ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन में। तो एसेट्स का नाम रियलाइजेशन हो चुका है। अदरवाइज नॉर्मली कोई एसेट बेचोगे तो आप क्या लिखोगे? बैंक टू एसेट अकाउंट। लेकिन अब उसको आप रियलाइजेशन बोलोगे तो बैंक टू रियलाइजेशन। तो बेसिकली रियलाइजेशन के क्रेडिट में दिखेगा एसेट बिकी तो 7,20,000, और 8,000 का जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो डेबिट साइड में दिखेगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। खर्चे इधर, एसेट इधर, लाइबिलिटी और इनकम इधर। अब देखो और क्या कहा उसने? इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो हम मान के चलते हैं अगर लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी तो वो हमने पूरी की पूरी पे करी है। तो हम यहाँ पे 2,40,000 लिख देंगे। ठीक है, अब हम बैलेंसिंग फिगर देख लेते हैं। वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ये बन रहा है 7 लाख और 2 लाख 9 लाख, 9,60,000, 9,60,000। ये बन रहा है मेरे पास 6 लाख
दो 8,40,000 और 8,48,000, ये बन रहा है 848। ये जो डिफरेंस है वो क्या है? प्रॉफिट है, क्योंकि आया इतना गया इतना। तो 960 में से 848 गया तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 1,12,000। तो 1,12,000 का मेरे को क्या है यहाँ पर? प्रॉफिट है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देयर वर डेटर्स ऑफ 34,000, डेटर्स है 34,000 के, डेटर्स ऑफ 1,000 बिकेम बैड, ये तो डूब गए। बाकी में क्या हुआ? 60,000 वाज रियलाइज फ्रॉम द रिमेनिंग डेटर्स, बाकियों से मेरे को 60,000 रियलाइज हुआ। तो बेसिकली रियलाइज के टाइम एंट्री क्या होनी चाहिए? विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, उसने पूछा। देखो रियलाइज के टाइम एंट्री होगी क्या? एंट्री होगी आपके पास पैसा आएगा कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, ये पैसा आएगा। और डेटर्स कम हो रहा है तो आप डेटर्स नहीं लिखते होते हो, आप सारी एसेट्स को आप ट्रांसफर कर चुके हो तो रियलाइजेशन में तो रियलाइजेशन लिखते हो, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री बनेगी। उसने क्या बोला? विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो कैश या बैंक अकाउंट। अमाउंट निकालने की जरूरत तक नहीं है, क्योंकि आप देखो चारों ऑप्शन में ये है, ये है या ये है, तो कैश अकाउंट आपका आंसर आ गया, बात ही खत्म। चलो अगला देखते हैं। So यहाँ पे कहता है, पवन a partner was appointed to look after the process of dissolution of the firm, for which he was allowed a remuneration of 75,000. Pawan agreed to bear the dissolution expense. Actual dissolution expenses 60,000 were paid by Pawan. Pawan's capital account will be credited by this. हमने उसको 75,000 का डिसोल्यूशन के लिए क्या करा? अमाउंट अलाउ करा। पवन ने एग्री किया और पवन ने 60,000 दिए। पवन कितने भी पैसे दे फर्म को फर्क नहीं पड़ता, फर्म को फर्क पड़ता है कि फर्म ने पवन को कितने दिए। उसने 75,000 दिए ना फर्म ने, तो हम उसकी कैपिटल को 75,000 से इंक्रीज कर देंगे, दैट्स इट। मैं आपको अब आने मेरे पास 6 मार्कर क्वेश्चंस, तो उससे पहले मैं आपको करवाने वाला हूं रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट। क्वेश्चन कोई भी आ जाए, रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट इससे बदलने नहीं वाला। सिर्फ एक ही जनरल एंट्री ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है किसमें क्या अमाउंट आता है और आप हर क्वेश्चन रियलाइजेशन एक्सपेंस का ठीक करने वाले हो। चलो देखते हैं कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस का। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए आप एंट्री क्या करते हो, तो मैं जैसे आपको हर बार मास्टर एंट्री करवाता हूं, इसकी मास्टर एंट्री भी है भाई अपने पास। देखते हैं एंट्री क्या होगी। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट। अब सोचोगे सर तो पागल हो गए क्या, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं, ये क्या हुआ? मैं आपको सिर्फ मास्टर एंट्री सिखा रहा हूँ। मास्टर एंट्रीज के अंदर हम वो हर पॉसिबल चीज लिख देते हैं और उसके बाद हम देख लेते हैं उसमें कौन सी चीज कहां पे कब आएगी। रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे कितने से? रियलाइजेशन एक्सपेंस टू बी बोर्न बाय फर्म। क्या बोला मैंने? आप इसको डेबिट करोगे रियलाइजेशन एक्सपेंस टू बी बोर्न बाय फर्म। रियलाइजेशन का कितना खर्चा फर्म को बियर करना है उतने से आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे, बात ही खत्म। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे कि अगर आपने पार्टनर से कुछ पैसा लेना है तो रियलाइजेशन के एक्सपेंस के एवज में अगर आपको पार्टनर से कुछ पैसा लेना है, सो अगर आपने क्या करना है, इफ पार्टनर्स कैपिटल टू बी रिड्यूस्ड, अगर पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करना है, अगर उसने पैसा लेना होगा तो आप उसी कैपिटल को रिड्यूस कर दोगे। कैपिटल को क्रेडिट कब करोगे? इफ पार्टनर कैपिटल टू बी इंक्रीज, अगर आपने उसको पैसा देना है, जैसे कि इस केस में था कि हमने क्या करना था, उसको 75,000 अलाउ करने थे तो हम कर देंगे, जब करेंगे तो उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। इन दोनों में से कोई एक ही दिख रहा होगा। टू कैश या बैंक, यहां पे लिखेंगे अमाउंट पेड बाय, नेट अमाउंट पेड बाय फर्म, कि फर्म ने एग्जैक्ट कितना कैश भरा है वो यहां पे आएगा। आपको नहीं फर्क पड़ता कितना फर्म ने देना था कितना किसने देना था, आप हर एक को अलग अलग ट्रीट करोगे। रियलाइजेशन को डेबिट करो जितना खर्चा फर्म को बियर करना था, पार्टनर्स कैपिटल को करो अगर पार्टनर से पैसा लेना है, पार्टनर को पैसा देना तो क्रेडिट कर दो। कैश बैंक में लिख दो अमाउंट पेड बाय फर्म, एग्जैक्ट कैश कितना फर्म ने दिया, दैट्स इट। ये चार ही चीजें बस, और कुछ नहीं सोचना आपने, इसके अलावा कुछ बन नहीं सकता। इनमें से कोई 3 या कोई 2 चीजें आपके पास एंट्री के अंदर आ जाएगी। तो ये वाला हो गया। अब जल्दी से हम 6 मार्कर्स पे चलते हैं। 6 मार्कर 3 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। एक क्वेश्चन करवाऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट का जब आपको पूरी बैलेंस शीट दे रखी है, और 2 क्वेश्चन करवाऊंगा जनरल एंट्रीज की, क्योंकि रियलाइजेशन का तो देखो फिर भी आसान होता है, क्योंकि रियलाइजेशन का ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूं कि क्या क्या ट्रांसफर करना है, कैसे कैसे रियलाइज करना है। जनरल एंट्री के मैं 2 क्वेश्चन लाया 6 मार्कर, तो वो भी हम करेंगे। चलो देखते हैं। सो
C, D and E were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1:1. Their balance sheet as at 31 मार्च 2022 was as follows. ये बैलेंस शीट दे रखी है. On the above date, firm was dissolved due to certain disagreements among the partners. मशीनरी ये दे रखा है, ये सारा कुछ बता रखा है कौन सी चीज कैसे रियलाइज हुई. हमें बनाना क्या, हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट. तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा कैसे. रियलाइजेशन अकाउंट का पहले तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से. तो ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट रेडी हो चुका है. देखो अगर आपको किसी को कुछ नहीं भी आता तो ये इतना काम तो आप कर ही सकते हो. रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना दो, एसेट्स और लायबिलिटीज को आप ट्रांसफर कर दो. उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स बता चुका हूं कि कौन कौन सी एसेट्स को ट्रांसफर करना है, कौन कौन सी को नहीं करना है. जल्दी से एसेट्स को देखते हैं. मशीनरी करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक करना है, डेटर्स करना है, कैश एट बैंक नहीं करना है क्योंकि इसका अलग खाता बनता है. तो हम उन चारों को ट्रांसफर कर देंगे. जल्दी से करते हैं. टू मशीनरी टू इन्वेस्टमेंट क्रॉस जाती है. एसेट सारी इधर जाएंगी खाते में, लाइबिलिटी सारी उधर जाएंगी. तो बेसिकली क्रॉस जाएंगी. तो हम क्या करेंगे, एसेट्स को डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे. टू क्या क्या है सभी को कर देते हैं. मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स. टू मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट्स. बहुत आसान क्वेश्चन आता है देखना. टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट. ठीक है जी. अमाउंट देखते हैं. तो अमाउंट है मशीनरी का 3,20,321, 3,20,321, 3,20,000, 3,00,000, 2,00,000 और 1,00,000. ठीक है. ये हमने क्या करा, सारी की सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया. जल्दी से लाइबिलिटीज को करते हैं. लाइबिलिटीज में कैपिटल ट्रांसफर नहीं होती क्योंकि इनका अलग खाता बनता है. सी का लोन, पार्टनर का लोन भी ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि उसका अलग खाता बनता है. क्रेडिटर्स ट्रांसफर होंगे और बिल्स पेबल ट्रांसफर होंगे. तो हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स और बाय बिल्स पेबल. तो हमने क्या करा, आराम से ट्रांसफर कर दिया. तो क्रेडिटर्स कितने हैं मेरे पास, क्रेडिटर्स है 1,00,000 और बिल्स पेबल है 2,00,000. तो ये है मेरे पास 1,00,000 और ये है मेरे पास 2,00,000. ठीक है जी. तो एसेट्स और लाइबिलिटीज हमने ट्रांसफर कर दी. आउट ऑफ 6 1 किस चीज का होता है, आधा होता है एसेट्स ट्रांसफर करने का, आधा होता है लाइबिलिटी ट्रांसफर करने का. ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ड्यू टू सर्टेन डिसएग्रीमेंट्स अमंग द पार्टनर्स. पहली चीज बोलता है. देखो अब हमने क्या करना होता है, हमें देखना होता है. हमने पहले तो एसेट लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया, अब इनको हम बेचेंगे. तो जिन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है उनको तो एज पर इंफॉर्मेशन देंगे. अदरवाइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि टेंजिबल एसेट्स पूरे रेट पे बिक जाती हैं और लाइबिलिटी सारी की सारी पे करनी पड़ती हैं. तो मशीनरी ऑफ 3,00,000 वाज गिवन टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट. तो हमने क्या करा, मशीनरी दे दी 3,00,000 की क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट में ऑफ देयर अकाउंट एंड रिमेनिंग मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 10,000. क्या हुआ, मशीनरी हमने दे दी क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट में. मतलब कि ये जो क्रेडिटर्स है मेरे पास, इनको मैंने 1,00,000 तक इनको मैंने सेटलमेंट में मशीन दे दी. जितने की, मेरे को रेट से फर्क नहीं पड़ता, जितनी दे दी, बाकी 10,000 में बिक गई. तो देखो आप इसको लिखते कैसे हो. मैंने आपको बोला था जब एसेट्स ट्रांसफर हो जाती है रियलाइजेशन में तो फिर वो उनका नाम एसेट नहीं रह जाता, रियलाइजेशन अकाउंट बन जाता है. सिमिलरली लाइबिलिटी अगर ट्रांसफर हो जाती है रियलाइजेशन में तो उसका नाम भी रियलाइजेशन बन जाता है. तो जब भी एसेट अगेंस्ट लाइबिलिटी सेटल होती है तो उसके कोई जनरल एंट्री नहीं होती क्योंकि एंट्री बनेगी क्या, एसेट कम हुई तो रियलाइजेशन क्रेडिट, लाइबिलिटी कम हुई तो रियलाइजेशन डेबिट. तो एंट्री बनी रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, उसको पास करने की जरूरत ही नहीं है. तो इसलिए हम यहां पर जो सेटलमेंट हुआ आपस में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो रिमेनिंग मशीन बेची गई है 10,000 की उसका ट्रीटमेंट होगा और उसकी एंट्री होगी बेसिकली बैंक टू, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि मशीन कम होने पे रियलाइजेशन को आप क्रेडिट कर दोगे कोई भी एसेट कम होने पे, क्योंकि सारी की सारी एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी हैं. तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिख देंगे हम बाय बैंक अकाउंट. तो यहां लिख देंगे हम बाय बैंक अकाउंट. ब्रैकेट में आप लिखोगे मशीनरी. आपको नाम जरूर लिखने कौन सी एसेट के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो. अगला देखते हैं. इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज 2,90,000. इन्वेस्टमेंट 2,90,000 की बिकी, कितने की बिकी आपको फर्क नहीं पड़ता, आप लिख दोगे बाय बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स. कितने की है, 2,90,000. अगला देखते हैं.
फिर कहते हैं कि स्टॉक वो सोल्ड फॉर 1,80,000, ठीक है जी, हमें नहीं फर्क पड़ता कितने का था, स्टॉक बेच दिया आपने, आप लिख दो बाय बैंक अकाउंट, स्टॉक 1,80,000, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अगला दे रखा है मेरे को डेटर्स फॉर 20,000 प्रूव्ड बैड, तो 20,000 के बैड डेट्स तो डूब गए, थे कितने मेरे बैड डेट्स, सॉरी डेटर्स, डेटर्स थे 1 लाख के, 20,000 के डूब गए, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली 80,000 मेरे को रिसीव हो गए। तो मैं क्या बोलूंगा, कि 80,000 मेरे को क्या हो जाएंगे रिसीव, तो मैं लिख दूंगा बाय बैंक अकाउंट डेटर्स 80,000, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर कहता है, ठीक है, अगला कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 10,000, कुछ भी नहीं बोला, तो इसका मतलब होता है रियलाइजेशन अमाउंटिंग, मतलब मैंने कहा था रियलाइजेशन को डेबिट कर दो, जितना खर्चा फर्म ने बियर करना हो, किसी ने कुछ नहीं करेगा तो सारे का सारा फर्म को बियर करना है। टू अमाउंटिंग जो भी आपने दे दिए होंगे पैसे, तो टू बैंक अकाउंट 10,000, ये इसकी एंट्री होगी, और इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे लिखेंगे, रियलाइजेशन की डेबिट साइड, नाम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, नाम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, तो यहां लिख देंगे हम टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे जी 8,000 के। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने क्या करा, हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को रीड कर लिया है। अब मेरे को क्या देखना है, अब मेरे को देखने की जो एसेट्स या जो लाइबिलिटीज रह गई हैं जिनको मैंने रियलाइज नहीं करा उनको कर दूंगा, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कैसे कैसे हम देखते हैं। एसेट को देखें तो मशीनरी बिक चुकी है सर, इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है, स्टॉक सारा बिक चुका है, डेटर्स भी रियलाइज हो चुके हैं, सारा काम हो चुका है, तो इनका कुछ रहता नहीं है करना। लाइबिलिटी में देखते हैं क्रेडिटर्स भी सेटल हो गए थे, अगेंस्ट मशीनरी लेकर चले गए थे। बिल्स पेबल, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर लाइबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो आप उनको पूरा का पूरा अमाउंट दे देते हो, तो इसकी एंट्री बन जाएगी बेसिकली रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि लाइबिलिटी रिड्यूस होना तो डेबिट, लेकिन डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट को करोगे और टू बैंक, बैंक आपका रिड्यूस होगा, तो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट बिल्स पेबल, ब्रैकेट में लिख दो बिल्स पेबल, कि मैंने बिल्स पेबल थे जो वो मैंने पूरे दे दिए 2 लाख के, ठीक है। अब ये मेरा खाता हो चुका है पूरा, अब मेरे को कुछ नहीं करना, तो हम जल्दी से इसको क्लोज करते हैं। तो हम टोटल लिख देंगे, टोटल लिख देंगे, तो अगर आप टोटल लिखोगे तो दो ये आया मेरे पास 2 और 1 3 लाख, 290 और ये 3 और 3 6 लाख, ये हो गया 6 7 80, और ये हो गया 780 और 88,60,000, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर बनता है मेरे पास 320 और 3 लाख 620, 620 और 2 820, 820 और एक 9,20,000, 920 और ये 11 20 और 8,000 11,28,000, तो ये ज्यादा है मेरे पास, तो 11,28,000। तो बेसिकली इधर मेरे क्या है, एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, ये मेरे जो मेरे को रिसीव हुआ, तो मैं कहूंगा ये ज्यादा है उससे, तो मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये कहां बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा, उनकी पीएसआर में, कौन कौन है, सी डी और ई 311 में, तो सीज कैपिटल, डीज कैपिटल, ईज कैपिटल, देखें कितना आया, तो 11,28,000, 11,28,000 माइनस करें, 0,0,0,0,8 12 में से गया तो 6, 10 में से गया तो 2, तो 2,68,000 मेरे पास आ गया, 2,68,000 मेरे पास आ गया। आप 3:1:1 के रेशो में इनके पास लिख के आ सकते हो अमाउंट, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बेसिकली अगर आप देखो तो सबसे छोटा 6 मार्कर क्वेश्चन अगर होता है हमारे पास पूरे पेपर के अंदर, तो वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का और ये डिसोल्यूशन का, तो इसीलिए इन दोनों 6 मार्कर्स को तो छोड़ना ही नहीं है। हम सारा साल पढ़ते रहते हैं डेथ का, रिटायरमेंट के 6 मार्कर्स, लेकिन ध्यान रखना और शेयर्स के सबसे छोटे तो यही होते हैं, तो सबसे इजीली स्कोरिंग होता है डिसोल्यूशन का 6 मार्कर और कैश फ्लो स्टेटमेंट का 6 मार्कर। अब जल्दी से जनरल एंट्री के सवाल देख लेते हैं, 6 जनरल एंट्री पूछता है, सारी एक एक नंबर की होती हैं। देखो क्या, नंदू बंधु एंड चंदू वर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 31 मार्च 2023, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आफ्टर द वेरियस एसेट्स, जो भी हमने करनी होती है, एंड आउटसाइड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, कि हमने क्या करा है, सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज हमने ट्रांसफर कर दी रियलाइजेशन में, उसके बाद की ट्रांजैक्शन बतानी है हमें, ठीक है जी। जल्दी से रीड करनी शुरू करते हैं और इसके ट्रीटमेंट हम यहाँ पे नीचे लिखते चले जाएंगे।
एक मिनट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 थे, हमने ट्रीट करे हैं 8,000 ना, ये थोड़ा ठीक कर लेना। अच्छा, मेरे किसको पता नहीं है 8,000 क्यों रीड करे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे हमारे पास 10,000 के, तो हम इसको 10,000 ट्रीट करेंगे, 10,000। तो ये 10,000 हो गया, तो ये 11,30,000 बन जाएगा, 11,30,000 बन जाएगा। और ये भी 11,30,000 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2,68,000 था ना, तो ये दो बढ़ गया, तो 2,70,000, 2,70,000 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक करेक्शन कर लेना। अच्छा, वो स्टॉक दिख गया होगा ना, एक 18,000, तो इस वजह से दिख गया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला। तो हम एंट्रीज पास करते हैं। स्टॉक ऑफ 1,40,000 वॉज टेकन बाय नंदू एट ए डिस्काउंट ऑफ 30%। तो स्टॉक 1,40,000 का नंदू लेकर चला गया 30% के डिस्काउंट पे। ध्यान रखना, अब देखो मेरे को पता है कि स्टॉक स्टॉक मेरी एसेट है, एसेट रिड्यूस होगी तो मैं रियलाइजेशन को क्रेडिट करूंगा, लेकिन डेबिट क्या करूंगा, या तो वो कैश में बिक जाएगा तो मैं कैश या बैंक कर दूंगा, लेकिन अगर कोई पार्टनर लेकर चला गया तो मैं पार्टनर से पैसा लूंगा, पार्टनर से पैसा लेने के लिए उसकी कैपिटल को मैं रिड्यूस करूंगा, रिड्यूस होगी कैपिटल तो मैं कैपिटल को डेबिट करूंगा। तो बेसिकली जनरल एंट्री क्या बनेगी पहले केस की, वो बनेगी नंदूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंदूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना सिंपल है। यहां पे नरेशन में लिख देना कि स्टॉक रियलाइज, स्टॉक हमने उसको दे दिया, स्टॉक था 1,40,000 का, वो ले गया 30% डिस्काउंट पे, तो कितने का ले गया होगा, 1,40,000 माइनस इसका 30%, तो 30% बनेगा इसका माइनस 30%, तो 30% ऑफ 1,40, तो ये जी, ये आ गया 14 इंटू 3 42, तो 42,000 के डिस्काउंट पे ले गया, तो बेसिकली वो ले गया 98,000 का, तो बेसिकली ले गया 98,000 का, तो हम लिखेंगे 98,000। ये तो एक नंबर मिल गया, कितना आसान है बताओ। अगला देखते हैं। अगला है क्रेडिटर्स टू होम द फर्म ओड 40,000, जिनको फर्म ने 40,000 देने थे, एक्सेप्टेड स्टॉक एट 4,000, वो स्टॉक ले गए 4,000 का, एंड द बैलेंस अमाउंट वाज पेड टू देम बाय अ चेक। तो वो 40,000 जिनको मैंने देने थे, वो 4,000 तो स्टॉक के रूप में लेके बाकी मैंने कैश दे दिया। अब क्या है कि लाइबिलिटी एसेट के अगेंस्ट सेटल हो गई, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि उसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी बचा 40 में से 4 में गया, तो 36,000 वो आपने क्या करा, चेक से दे दिया, तो आप क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो अब आप लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखोगे, रियलाइजेशन लिखोगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 36,000, 40,000 नहीं लिखोगे क्योंकि 4,000 तो एसेट के अगेंस्ट ही ले गए, तो उसकी कोई एंट्री होगी ही नहीं। तीसरा केस देखो, an old computer which had been written off completely from the books was sold for 4,000, whereas its estimated market value was 10,000। एक कंप्यूटर जिसको मैं राइट ऑफ कर चुका था, मतलब मैं तो उसको अपनी बैलेंस शीट से निकाल चुका था, मैं उसको जीरो मान चुका था, वो मेरा 4,000 में बिक गया। फायदे की बात है ना, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए तो वो फायदे की बात है, क्योंकि मेरे एक बुक्स में तो वो जीरो दिख रहा था, तो मेरे पास क्या आया, बैंक आया, कैश या बैंक आया, आप कैश स्लैश बैंक अकाउंट लिख सकते हो, या एक लिख दो कोई दिक्कत नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट बिक जाए, या कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे करनी पड़ जाए, लाइबिलिटी और एसेट के खाते खत्म हो चुके क्योंकि तुम बिजनेस बंद कर रहे हो, तो वो सारा कुछ रियलाइजेशन अकाउंट से पास होगा, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जितना अमाउंट आया उतना ही, 4,000 आया, 4,000 लिख। चौथी एंट्री देखते हैं क्या है, देखो, चंदू हैड गिवन अ लोन ऑफ 1,00,000 टू द फर्म विच वाज पेड टू हिम थ्रू अ चेक। चंदू का लोन था, उसको पे कर दिया। अब रियलाइजेशन मत लिख देना, क्यों, क्योंकि पार्टनर का लोन, मैंने आपको बताया था इसका अलग खाता बनता है, अलग खाता बनता है, तो अब लोन अकाउंट को लोन अकाउंट की तरीके से पे करोगे। लोन पार्टनर ने दे रखा है, फर्म की लाइबिलिटी थी, फर्म ने चुका दिया, तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई, लाइबिलिटी रिड्यूस हुई तो हम लिखेंगे चंदूज लोन अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो डेबिट होती है, टू चेक दिया तो हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। कितना लोन था, 1,00,000 का, तो हम 1,00,000 लिख देंगे।
चलो 4 एंट्रीज हो गई, 5वीं देखते हैं क्या कहते हैं। बैड डेट्स 24,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम अ डेटर हु विच वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर आपने राइट ऑफ कर दिया तो आपकी बुक्स में जीरो का है, 24 के 24 आपके लिए बहुत अच्छा धन है, तो आप लिखोगे सीधा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आए आपके पास 24,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि किसी भी एसेट या लाइबिलिटी का नाम अब नहीं आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट 24,000। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एंट्री, जनरल एंट्रीज करते वक्त कोई भी एसेट लाइबिलिटी का नाम नहीं आएगा सिवाय कैश या बैंक या फिर लोन पार्टनर का हो, दैट्स इट। 6th एंट्री देखते हैं जो कि लास्ट एंट्री होने वाली है। सो दैट इज बंधु was appointed to look after the dissolution work for which he was allowed a remuneration of 26,000। हमने उसको 26,000 का रेम्यूनरेशन अलाउ करा। बंधु agreed to bear, उसने एग्री कर लिया कि वही सारे खर्चे करेगा। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आए 36,000 के और वो बंधु ने पे कर दिए, दैट्स इट। देखो क्या होगा, हमने बंधु को दिए 26,000 रुपए और बंधु के ने भरने पड़े 36, हमें नहीं फर्क पड़ता ना, मैंने आपको बोला था। फर्म एंट्री करेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन में फर्म लिखती क्या है, फर्म लिखती है अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो फर्म को बियर करना पड़ा, मतलब फर्म ने अगर पार्टनर को अलाउ करे 26,000 रेम्यूनरेशन तो वो रियलाइजेशन खर्चे के लिए करे ना, तो वो 26,000। जब अलाउ कर रही है फर्म तो क्या करेगी, पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर देगी। बुद्धू क्या लिख दिया तो बंधुज कैपिटल अकाउंट, क्या लिखूंगा, बंधुज कैपिटल अकाउंट 26,000। तो 26,000 चला जाएगा बंधु के कैपिटल में। बंधु ने कितनी भी पेमेंट करी फर्म को उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। ये लोग कितना जल्दी हो गया बताओ, 10 मिनट भी नहीं लगे। 6 नंबर का क्वेश्चन मेरे को समझाने में नहीं लगे, तो मैं करने में तो बताओ क्या लगेंगे, आपको सिर्फ एक फॉर्मेट एक्स्ट्रा बनाना होगा। अगला देखते हैं, ये भी जनरल एंट्री का क्वेश्चन, फिर से 6 जनरल एंट्री और 6 मार्क्स। एक मैंने 2023 से उठाया, एक 2024 से उठाया। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ टीना एंड रीना आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड द एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड। ये सारा कुछ कर चुके हैं। पहली चीज, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स फॉर व्हिच 20,000 वर पेड। ठीक है, कितनी आसान बात है। कहते हैं एक आउटस्टैंडिंग बिल था और वो आपने पे कर दिया, पे कर दिया तो आपका बैंक या कैश रिड्यूस हो जाएगा और डेबिट आप लायबिलिटी को नहीं करोगे, रियलाइजेशन को करोगे। तो पहली एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट लिखोगे आप, अमाउंट लिखोगे कितना था, 20,000 था तो 20,000 लिख दोगे। अगला देखते हैं, अ फर्म हैड स्टॉक ऑफ 80,000, फर्म के पास स्टॉक था 80,000 का। टीना टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। टीना इस 80,000 का 50% ले गई 20% डिस्काउंट पे, वाइल द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ फॉर 52,000। बाकी आपने 52,000 का बेच दिया। आराम से देखते हैं क्या हुआ। देखो जी, स्टॉक था कितने का, 80,000 का, इसका 50% कितना बना, 40,000। तो वो रीना ले गई, कौन ले गई, रीना, टीना कौन लेके गई है, टीना ले गई डिस्काउंट ऑफ 20%। तो 40,000 का 20% हटा दो तो 8,000 हटा दो। ठीक है, तो बेसिकली 32,000 में टीना ले गई और बाकी जो था 40,000 वो बिक गया 52,000 में। तो अब देखिए हम कैसे एंट्रीज करेंगे। देखो, एसेट कम हुई है, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, डेबिट होगा जहां जहां से पैसे आ रहे हैं। टीना दे रही है पैसे तो टीना से आप पैसे तो लोगे नहीं, टीना के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे। तो टीना कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 32,000 अभी हमने अमाउंट निकाला था। और आपके पास कैश या बैंक आ रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 52,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। बस आपको रियलाइजेशन अकाउंट में इनका सम लिख दो, बात ही खत्म। कितना आ रहा है, ये हो गया 84,000, बस दैट्स इट। अगला देखें, the firm had 100 shares of 10 each which were taken over by the partners at market value of 20 per share। फर्म ने ना किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे होंगे, फर्म ने 100 शेयर खरीद रखे थे, 10 रुपए का एक था। अब पार्टनर्स लेकर चले गए उसको 20 रुपए के हिसाब से। पार्टनर कहते हैं हम 20 रुपए के हिसाब से ले जाते हैं। अगर पार्टनर लेके जा रहे हैं तो फर्म की तो एसेट है, पार्टनर्स लेकर जा रहे हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल को आप रिड्यूस करोगे एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले गए। तो बेसिकली टोटल 100 शेयर थे,
₹20 का एक, तो 2000 का सामान, 2000 का सामान पार्टनर्स लेकर चले गए 3:2 की रेशो में। तो 3:2 की रेशो में लेकर चले गए तो 5 हिस्से कर दो 2000 के, 400 का एक, 4 इंटू 3 1200 और 4 इंटू 2 800। तो बेसिकली 1200 का पहला पार्टनर लेकर चले गए, 800 का दूसरा लेकर चले गए। उनको आप डेबिट कर दो और एसेट कम हो रही है तो रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दो। देख लेते हैं कौन है पहला दूसरा पार्टनर्स, देख लो ऊपर से आपको, टीना एंड रीना। तो मतलब तीसरी एंट्री क्या होगी, टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीना रीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट अभी हमने निकाल ही लिया है, अमाउंट मैंने अभी निकाल ही लिया, 1200 और 800 और 2000, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, तो फोर्थ क्या है, फोर्थ में कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 4000 वर पेड बाय रीना। तो 4000 रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने पे कर दिए, रीना ने 4000 के रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दिए। तो ये भैया खर्चा तो फर्म का है ना, उस ये तो नहीं लिखा होगा रीना को ही पेयर करने थे, उसने सिर्फ पे करे हैं, तो इसका मतलब खर्चा फर्म का है लेकिन पे रीना ने करे हैं। तो फर्म रीना को अलाउ कर देगी 4000 का रेम्यूनरेशन। तो फर्म एंट्री क्या करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन का एक्सपेंस है इतना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 4000 टू रीना कैपिटल अकाउंट। तो रीना की कैपिटल अकाउंट में क्या कर देगी फर्म, क्रेडिट कर देगी ये 4000, ठीक है जी। अगला देखते हैं। So next is Tina had given a loan of 40,000 to the firm which was duly paid। 40,000 का लोन था टीना का, वो हमने पे कर दिया। अब लोन है तो मैंने कहा था लोन को रियलाइजेशन नहीं मानते, क्यों, क्योंकि पार्टनर के लोन का तो अलग खाता बनता है। तो टीना का लोन कम हुआ तो हम टीना लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक लिखेंगे। तो हम पांचवी एंट्री कर देते हैं, टीना लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। 40,000 का लोन था, ये ओनली 40,000। सिक्स्थ देखते हैं, लास्ट, रीना अग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन ऑफ 10,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ये बड़ा अच्छा, रीना अग्री होती है कि उसके हस्बैंड का लोन, बेसिकली उसके हस्बैंड ने फर्म को जो लोन दे, बेसिकली उसके हस्बैंड का लोन जो उसके हस्बैंड ने फर्म को दे रखा होगा 10,000 का, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो बेसिकली 10% डिस्काउंट पे वो क्या कर देगी, पे कर देगी। रीना एक ऐसा लोन पे कर रही है जो उसके हस्बैंड ने फर्म को दिया था, तो फर्म की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन रीना पे कर रही है तो फर्म क्या करेगी, उतने पैसे रीना को दे देगी। तो फर्म क्या करेगी, रीना को दे देगी, लेकिन रीना को 10,000 देगी क्या, 10% डिस्काउंट पे, क्योंकि रीना को जितने का खर्चा पड़ रहा है। तो 10,000 माइनस 10% 9,000। तो फर्म क्या करेगी, रीना को 9,000 रुपए दे देगी। तो हम एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि फर्म की लाइबिलिटी कम हो रही है तो इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीनाज कैपिटल अकाउंट, टू रीनाज कैपिटल अकाउंट। ये आ जाएगा मेरे पास 9,000, दैट्स इट। तो बेसिकली जैसा कि आपने देखा, जो मेरे पास 6 मार्कर क्वेश्चंस आ रहे हैं डिसोल्यूशन के, वो करने कितने आसान है, वो 10 मिनट 12 मिनट इतने के ही क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्या करना है, जितना भी मैंने आज के लेक्चर में पढ़ाया सारे PYQs कर देने हैं। उसे जो मैंने शुरू में आपको बताया था ये इलस्ट्रेशंस, आप उनको प्रैक्टिस कर लो। अगर आप कोई और बुक्स फॉलो करते हो तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको करना क्या, सिर्फ रियलाइज जो भी जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन है रियलाइजेशन के, वो आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, बात ही खत्म। तो पहले PYQs करो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप वो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट करना।